हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 11th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे अधिकार जो एक साथ नहीं लिखा है, एक साथ वीडियो में नहीं किए, उसके पीछे कई उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 11th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप इसके पहले अधिकार, मूल अधिकार चल रहा है, समता का अधिकार हो चुका है, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि सभी अधिकारों को एक साथ एक वीडियो में नहीं डाले। उसके पीछे कई उद्देश्य है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं, एक एक टॉपिक से लेकर के आते हैं, इसलिए मिक्स नहीं किए, जिससे विस्तार किया जा सके। डियर स्टूडेंट, स्वतंत्रता मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ पे लोकतंत्रीय सरकारें हैं, वहाँ पे मानवीय विकास के लिए, नागरिकों के चतुर्मुखी विकास के लिए जैसे अधिकारों की आवश्यकता है, वैसे स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, ना ही किसी क्षेत्र में वो जा सकता है। ऐसी स्थितियों में वो भी राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। वर्तमान समय का युग जो है लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का है, और लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में नागरिकों को अधिकार न दिए जाएं, स्वतंत्रता न दिए जाएं, तो लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। लोकतंत्र का जो सिद्धांत है कि उसमें नागरिकों को स्वतंत्रताएँ दी जानी चाहिए, नागरिकों के अधिकार होने चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जो जनता के अनुकूल हो, जनता के कल्याण से जुड़ी हुई हो, उनके विपरीत ना हो, शासन व्यवस्था निरंकुश शासन व्यवस्था की तरह न हो, जिससे जनता के ऊपर गलत आक्षेप पड़े, या कह सकते हैं जनता को समस्याएं उत्पन्न करे। तो इस तरह से स्वतंत्रता जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मानव जीवन के विकास के लिए स्वतंत्रता एक ऊर्जा की तरह कार्य करती है। बिना स्वतंत्रता के मानव जीवन कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता वो भी ऐसी होनी चाहिए जो नियम के तहत होनी चाहिए, नियमबद्ध होनी चाहिए, एक सीमा के अंदर होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब जो है स्वच्छंदता से नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता जो दी गई है नागरिकों को, वो उसके नियम के तहत दी गई है, एक परिधि में दी गई है। उस परिधि में रहते हुए उस स्वतंत्रताओं का यूज़ करें। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहाँ पे दूसरे की शुरू होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता जो नागरिकों को दी गई है उनके विकास के लिए है, उन्हें अपने चतुर्मुखी विकास कर सकें। इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक है। इसकी उपादेयता जो है कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है लोकतंत्री व्यवस्था में, विशेष रूप से क्योंकि लोकतंत्री व्यवस्था में शासन के विपरीत बोलना हो, सरकार की आलोचना करनी हो, सरकार की नीतियों को विषय में कुछ बोलना हो, तो ऐसी स्थिति में अगर लोगों को आज़ादी नहीं होगी, लोगों को स्वतंत्रताएँ नहीं दी जाएंगी, तो शासक के खिलाफ जो है आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, ना ही नीतियों की आलोचना करेंगे। तो ऐसे में लोकतंत्र जो है मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सरकार की नीतियों की आलोचना आवश्यक है, और इस परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता जो है बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समता का अधिकार अभी पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट ये है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख जो संविधान में किया गया है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रताएं क्या क्या हैं, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसा कि भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतंत्री व्यवस्था में जो है नागरिक जो है भाषण कर सकता है, सरकार के विषय में बोल सकता है, किसी संगठन के विषय में बोल सकता है, किसी आध्यात्मिक चीज़ों के विषय में बोल सकता है, सरकार के नीतियों की आलोचना भी कर सकता है। तो इस तरह से भारतीय नागरिकों को भाषण करने की स्वतंत्रता है, और भाषण के माध्यम से वो अपने आंतरिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाता है। तो ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिससे व्यक्ति जो है अपनी भाव अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचा सकता है, और इसके माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को उस विचार से जोड़ भी सकता है। उस भाषण के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर सकता है, लोगों को एक नई दिशा भी प्रदान कर सकता है।
तो एक ऐसी स्वतंत्रता जो नागरिकों को दी गई है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। और इस तरह से भारतीय संविधान में नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बिना अभिव्यक्ति के ब्रिटिश टाइम में या अंग्रेजी शासन में लोगों को अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि अगर आप सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे, उसकी बातों को विरोध करेंगे, तो उस टाइम में सरकार जो है क्या करती थी, दंडात्मक कार्रवाई करती थी, गिरफ्तार कर लेती थी। चूँकि आज देश भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जहाँ पे लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आलोचना करने का, उनके खिलाफ बोलने का अधिकार लोगों के पास है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है इस अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे भी है बिना शस्त्रों के, चूँकि हथियारबंद सभा करना, हथियारबंद रैली करना एक अराजक समाज को जन्म देगा। हथियारबंद शस्त्र बल का प्रयोग करने का मतलब है कि जैसे भारत ने ही अन्य देशों में नक्सली या फिर आतंकी घटनाओं को युक्त ऐसे संगठन हैं जो भयभीत होकर के जो है लोगों को भयभीत करते हैं, ऐसे संगठन बनाते हैं हथियारों के बल पे, और इस तरह से सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं शस्त्र के बल पर। तो ऐसी स्थिति जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस तरह से भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि बिना शस्त्र के आप जो है एक जगह पे एकत्रित हो सकते हैं शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के, क्योंकि ये लोकतंत्री व्यवस्था है, शस्त्रों के साथ खड़े होने को गलत माना गया है। आगे है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में इस स्वतंत्रता के अंतर्गत लोगों को संगठन व समूह बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। संगठन के माध्यम से वो एक कोई भी जो है कार्य कर सकते हैं देश के अंदर। संगठनात्मक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं, और इस तरह से लोगों को इस स्वतंत्रता को दी गई है जिसके माध्यम से वो कुछ न कुछ क्रियात्मक चीज़ें कर सकते हैं। संगठन के माध्यम से बहुत सारे संगठन ने जो है देश को एक नई दिशा प्रदान की है। तो इस तरह से यह भी स्वतंत्रता जो है बहुत ही आवश्यक है। संपूर्ण भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। इस तरह से भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में जो है भ्रमण करने की आज़ादी प्राप्त है। वो कहीं पे भी बिना किसी समस्या के आ जा सकता है। कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ पे आप भ्रमण पे रोक है, जैसे आप सीमा पे अगर सीज फायर हो रहा है, कोई दिक्कत है, आतंकवादी घटना हुई है, कोई समस्या, तो ऐसी स्थिति में आप उन क्षेत्रों में भ्रमण नहीं कर सकते, रोक लगाई जा सकती है। सुरक्षा कारण वहाँ पे दृष्टिगत होते हैं, सुरक्षा कारणों से आपको रोका जा सकता है। वैसे आप पूरे भारत में कहीं पे भी निर्बाध गति से कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देश के किसी भाग में बसने या निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। डियर स्टूडेंट, आप देश के किसी भी भाग में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं पे निवास स्थान बना सकते हैं। कुछ क्षेत्रों को अपवाद है क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता को बचाए रखने के लिए वहाँ पे परमिशन नहीं है कि आप जो है उन क्षेत्रों में जा कर के बस जाएं, उन क्षेत्रों में जाके रहने लगें। बाकी पूरे भारत में आप कहीं भी बसने की आपको आज़ादी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यापार, व्यवसाय व आजीविका की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छानुसार व्यापार करने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है। इस तरह से इसकी भी लोगों को आज़ादी प्राप्त है। नेक्स्ट अधिकारों के अंतर्गत अगला है थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या उपादेयता है। ऐसे क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। इसका रोकने का हमारा मूल अधिकार को अलग अलग पार्ट में देने का यही उद्देश्य है कि हर प्रश्न को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे अगर परीक्षा में आ जाए तो, या आने वाले टाइम में कैसे अपने को आप तैयार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं शोषण जब किसी व्यक्ति का होता है तो स्वयं विरोध करता है, बाद में फिर वो समूह के साथ विरोध करता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश काल में लोगों का शोषण हो रहा था, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे धार्मिक रूप से, विविध रूपों में शोषण हो रहा था। और इसी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, लोग एकजुट होने लगे, और इस तरह से संगठन के माध्यम से लोगों ने क्या किया, विरोध किया। तो यहाँ पे भी वही स्थिति बन रही है। शोषण के माध्यम से लोग शोषित ना हो, इसी के लिए ये व्यवस्था दी गई और इस तरह से लोगों को ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 23 व 24 में। अब इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं शोषण के विरुद्ध में। फर्स्ट है अनुच्छेद 23, दास प्रथा या मनुष्यों का व्यापार करने, बिना वेतन के बलपूर्वक बेगार लेने
को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यानी दास प्रथा ये विरोध किया गया है, दंडनीय अपराध माना गया है। मनुष्यों को व्यापार करने या बिना वेतन के बेगार लेना, श्रम लेना, इसे दंडनीय अपराध माना गया है। अगला है संविधान में अनुच्छेद 24, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने या खदानों में जोखिम भरे काम लगाने को क्या किया गया है, गैर कानूनी माना गया है। ऐसे बालकों को जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, कारखानों में उन्हें रखना गैर कानूनी माना गया है। इस तरह से शोषण के अधिकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें उपलब्ध की गई हैं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।